Hello students, so now we are discussing the anti-diarrheal agents. हम पढ़ रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन अ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एंटी डायरियल एजेंट्स। तो क्या होते हैं एंटी डायरियल एजेंट्स? लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जानते हैं कि डायरिया क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, किस सिम्टम्स को हम डायरिया बोलते थे। लूज द बोवल मूवमेंट रिजल्टिंग इनटू द फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ वाटर, यूनिफॉर्म स्टूल विद और विदाउट म्यूकस और द ब्लड। अब डायरिया की सिचुएशन कब अराइज होती है? जब हमारे बॉवल का मूवमेंट जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसके कारण क्या होता है, जो कि हमारा फ्रीक्वेंट पैसेज होने लगता है वाटर का, वो हमारे स्टूल में मिल जाता है जाकर के, और हमारा स्टूल जो है वो वाटरी हो जाता है। और कभी कभी कुछ कंडीशन में हमारा जो वाटरी स्टूल है वो म्यूकस या फिर ब्लड के साथ साथ बॉडी से फ्रिक्वेंटली एलिमिनेट होने लगता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायरिया। अब क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि डायरिया हमारा और किस किस तरीके से हमने इसको क्लासिफाइड किया। तो ऑस्मोटिक डायरिया क्या होता है? समथिंग द बॉवल इज ड्रॉइंग द वाटर इनटू द बॉडी इनटू अ बॉल। क्या क्या होता है कि कुछ कंडीशन में जो हमारा बॉवल है उसके अंदर हमारा वाटर का कंटेंट जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट हो जाता है, जिसके कारण हमारा स्टूल अत्यधिक वाटरी कंडीशन में आ जाता है और बॉडी से हमारा फ्रिक्वेंटली रिमूव होने लगता है। मतलब उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू जो है उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा ड्रॉ कर जाता है और हमारा जो स्टूल है वो वाटरी हो जाता है। इसका एग्जांपल हो गया सॉर्बिटॉल इज़ नॉट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी बट ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द बॉडी इन अ बॉवल रिजल्टिंग द डायरिया। सो क्या होता है कि सॉर्बिटॉल हमारी एक ऐसी ड्रग है जो कि हमारे बॉडी से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती है, इनफैक्ट ड्रॉ कर देती है हमारे बॉवल में, और इसके कारण हमें डायरिया जो है वो। इसके बाद सिक्रेटरी डायरिया क्या होता है? अकर व्हेन द बॉडी इज रिलीजिंग वाटर इनटू अ बॉवल मैनी इन्फेक्शन ड्रग कॉजेज द सिक्रेटरी डायरिया। अब क्या होता है कि जो हमारा सिक्रेटरी डायरिया होता है, बहुत सारी ऐसी डिजीजेज होती हैं या बहुत सारे ऐसी ड्रग्स होती हैं या बहुत सारे ऐसे कुछ अदर इन्फेक्शन या सिम्टम्स होते हैं जिसके कारण हमें सिक्रेटरी डायरिया जो है वो अराइज हो जाता है। इसमें क्या करता है कि बॉडी खुद ही, मतलब बॉडी सेल्फ से जो हमारे बॉवल में वाटर के कंटेंट को बढ़ा देती है, मतलब कि वहाँ से उसकी वॉल से वाटर रिलीज होने लगता है, जिसके कारण हमारे बॉवल में वाटर का कंटेंट बढ़ जाता है और हमें जो है सिक्रेटरी टाइप का डायरिया जो है कॉज हो जाता है। एक्सुडेटिव डायरिया की कंडीशन क्या होती है कि एक्सुडेटिव डायरिया with this the presence of a blood and pus in a stool, it is occur when the inflammatory bowel disease such as the Crohn's disease and ulcerative colitis। एक्सीडेटिव डायरिया की एक कंडीशन ये होती है कि जब हमारे स्टूल में ब्लड या फिर पस भी आने लगे। एक तो वाटरी स्टूल की कंडीशन हमारी डायरिया की कंडीशन होती है, लेकिन जब डायरिया की कंडीशन में वाटरी स्टूल के साथ साथ पस आने लगे या फिर उसमें ब्लड आने लगे, उस कंडीशन को हम बोल देते हैं एक्सीडेटिव डायरिया। और ये कब होता है? जब हमारे बॉवल में कोई डिजीज़ कॉज हो गई हो, मतलब इन्फ्लामेशन हो गया हो, या फिर क्रॉन डिसीज़ अगर हमें हुई है, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी कोई सिचुएशन अगर हमारे अंदर है, तो फिर हमें उसमें हमारा एक्सीडेटिव डायरिया जो है वो कॉज हो जाता है। एक्यूट डायरिया क्या होता है? सडन ऑनसेट ऑफ अ प्रीवियसली हेल्दी पर्सन। क्या होता है कि कोई ऐसा एक्यूट मतलब होता है, किसी भी डिजीज़ की दो कंडीशन होती है, एक एक्यूट एंड क्रोनिक। तो उसी तरीके से हमारा एक्यूट डायरिया की कंडीशन में क्या होता है कि ये हमारा कोई हेल्दी या नॉर्मल पेशेंट है, उसमें सडनली अराइज हो जाता है, 2 या 3 दिन में देखने को मिल जाए, या फ्रिक्वेंटली अगर हमें ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है तो उसे हम बोल देते हैं एक्यूट डायरिया। लेटेस्ट फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम द 3 days to 2 week। अगर 3 दिन या फिर 2 हफ्ते में ऐसी हमें कंडीशन देखने को मिल सकती है। सेल्फ लिमिटिंग या फिर रिजॉल्व विदाउट स्क्वेल्स, ऐसा भी हो सकता है। अब क्रोनिक डायरिया की कंडीशन क्या होती है कि अगर डायरिया की कंडीशन को ज़्यादा दिन तक हम ट्रीटमेंट ना करें, या फिर हमें उसमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है, या फिर हम उसके सिम्टम्स को अवॉइड कर रहे हैं, तो लास्ट मोर देन द 3 weeks। अगर 3 weeks से ज़्यादा हो गया है तब हम अपनी इस कंडीशन को बोल सकते हैं कि ये हमारी क्रोनिक डायरिया की कंडीशन जो है वो अराइज हो गई है। एसोसिएटेड विद रिक्यूरिंग द पैसेज ऑफ द डायरिया, स्टूल फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वोमिटिंग, वेट लॉस एंड क्रोनिक
एंड वीकनेस। क्या होता है कि जब हमारा क्रोनिक डायरिया होता है तो उसमें हमारी जो फ्रीक्वेंट डायरिया है, फिर फ्रीक्वेंट एलिमिनेशन स्टूल्स का हो रहा है, उसके साथ साथ हो सकता है कि जो हमारा स्टूल है उसके साथ साथ हमें लॉस ऑफ एपेटाइट की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, थोड़ा बहुत फीवर भी देखने को मिल सकता है, नौजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, और इसके साथ साथ वेट लॉस या वीकनेस जैसी सिचुएशन भी हमें फेस करनी पड़ सकती है। कॉजेज़ ऑफ अ डायरिया। अब क्या होता है, किसी भी बीमारी को कॉज करने के लिए कोई ना कोई चीज़ें, कभी कोई बैक्टीरिया, कभी कोई एजेंट या फिर कोई इन्वायरमेंट फैक्टर, ऐसा कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबल होता ही है। तो इसी तरीके से डायरिया को कॉज करने के लिए भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे एक्यूट डायरिया को क्रॉस करने के लिए हमारे बैक्टीरिया इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, ड्रग इंड्यूस या न्यूट्रिशन या प्रोटोजुआ, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रोब्स हैं जो कि हमारी डायरिया को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और हमारी क्रोनिक डायरिया है तो वो कैसे हो सकता है, ट्यूमर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, एडिशन डिसीज़ हो गई, या फिर हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन हो, या फिर इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। ये हमारी कुछ डिजीज़ेज़ हैं जिसके कारण हमें डायरिया की क्रोनिक कंडीशन को फेस करना पड़ सकता है। कि इन केस अगर हमारी बॉडी पहले से ट्यूमर से, डायबिटीज़ से, एडिशन डिजीज़ ये, या फिर हमारे बॉवल में किसी तरीके का सिंड्रोम हो रखा है, तो उस सिचुएशन में जो हमें डायरिया कॉज होता है, जो कि हमारा 3 वीक से ज़्यादा की कंडीशन तक हमें इन्फेक्ट कर रहा है, तो उसे हम बोल देते हैं क्रोनिक डायरिया। और ये हमारे इसके पॉजिटिव रीजंस हो गए। ड्रग थेरेपी की बात करें तो जब भी हम अपने डायरिया को ट्रीटमेंट करने के लिए जो भी ड्रग्स यूज़ करते हैं, तो उसकी ड्रग थेरेपी हम 2 तरीके से यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमारी स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हो गई, और दूसरी हमारी नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स हो गई। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हमारे स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं उसकी थेरेपी हम किस तरीके से देते हैं। तो दे आर इन्वॉल्व ड्यू टू द नॉन इफेक्टिव कॉजेज सच एज द इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, कॉलिक डिजीज, पैनक्रियाटिक एंजाइम डिफिशियंसी। अब जब हम अपना स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग देते हैं तो किस कंडीशन में, जब हमें इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम हो गया हो, कॉलिक डिजीज़ हो, या फिर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स की डिफिशियंसी हो गई हो हमारी बॉडी में, तो देते हैं। या फिर रोटा वायरस और द एक्यूट डायरिया। इसके अलावा जो हमारा रोटा वायरस होता है जो कि हमारी एक्यूट डायरिया को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और मेनली ये जो है स्पेशल करके चिल्ड्रंस में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि डायरिया जैसी कंडीशन हमें चिल्ड्रंस में ज़्यादा देखने को मिलती है, और उनमें से जो रोटा वायरस के कारण जो हमारा एक्यूट डायरिया कॉज होता है वो हमें चिल्ड्रंस में देखने को मिल सकता है। एंटी माइक्रोबियल्स आर रेगुलरली यूजफुल। जो हमारे एंटी माइक्रोबियल्स एजेंट होते हैं, मतलब कोई भी बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शन के थ्रू अगर हमें बैक्टीरिया इंड्यूस हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट करने के लिए हम अपनी एंटी माइक्रोबियल्स टाइप की कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं तो देते हैं। जैसे कि कॉलरा की कंडीशन में टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल ड्रग्स जो है वो दी जाती हैं। एंड क्लोस्ट्रेडियम डिफिशियली में हम वैनकोमाइसिन एंड मेट्रोटिनिजाजोल जो है वो ड्रग देते हैं। और एमेबियोसिस की कंडीशन से, मतलब कि जब कोई प्रोटोजुअल इन्फेक्शन के कारण अगर हमारी बॉडी में जो हमारा डायरिया अगर अराइज हुआ है, तो हम अपनी मेट्रोटिनिजाजोल एंड डाईऑक्सिनेट फ्यूरेट टाइप की जो है वो कैटेगरी की ड्रग्स जो है हम देते हैं। So students, I hope you are understood. Today we are discussing the anti-diarrhea drugs part 1. So please continue watch anti-diarrhea drug part 2. So thank you class.